कृषि और सहकारिता विषय पर प्रधानमंत्री ने किया बजट वेबिनार। हितधारकों से संवाद में कहा, अमृतकाल बजट का उद्देश्य कृषि और सहकारिता क्षेत्र को है मजबूत बनाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बजट पेश करने के बाद पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कहा, बजट में हर वर्ग का रखा गया है ख्याल। करनाल में चल रहे 2 दिवसीय सब्जी एक्सपो का समापन। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, किसानों को बागवानी फसलों की उचित कीमत देने का सिस्टम कर रहे हैं तैयार। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव में की शिरकत। कहा, बेरोजगारी का एकमात्र समाधान कौशल विकास। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज कृषि और सहकारिता पर बजट प्रस्ताव के बाद वेबिनार में कई अहम बातें कहीं। हितधारकों के साथ संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि को काफी महत्व दिया गया है। 2014 के मुकाबले इस वर्ष कृषि बजट में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 8-9 वर्षों की तरह इस बार भी बजट में कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था हमारे आने से पहले। 25,000 करोड़। आज देश का कृषि बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में नई क्रांति का जिक्र किया और कहा कि एग्रोटेक डोमेन में निवेश की संभावनाएं बन रही हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए युवाओं से आगे आने का आह्वान किया। आज जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति हो रही है, उसी तरह एग्रीटेक डोमेन में भी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की अपार संभावनाएं बन रही है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए फंडिंग एवेन्यूज भी तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल शाम बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में आज से 25 वर्ष बाद यानी 2047 में देश की आजादी के बाद 100 साल होने पर उस दौरान देश कैसा हो, उसकी नींव अभी से रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवार को इकाई मानकर हर नागरिक की चिंता बजट में की गई है। लगभग 2,85,00,000 नागरिकों का इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में हर सदस्य की आवश्यकता पूरी करने, उसे आर्थिक रूप से उभारने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की जांच एवं देखभाल, रोजगार मुहैया करवाने के लिए ऋण तक की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, युवा कौशल एवं विकास, राजस्व एवं सेवा विभाग हर घर का दौरा करेगा और उनका कुशल क्षेम पूछेगा। बजट में सभी विभागों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कोई नया कर नहीं लगाया गया है। तो 6 के 6 विभाग उस परिवार में जाएंगे। एक 6 साल से कम का है, दूसरा 6 से 18 का है, तीसरा 18 से 25 का है, चौथा सदस्य 25 से 40 का है, पांचवा 40 से 60 का है और छठा 60 से ऊपर का है। तो हर एक विभाग उस परिवार के साथ जुड़ जाएगा, एक एक सदस्य के कारण से ही जुड़ेगा।
लेकिन ओवरऑल हर एक सदस्य की क्या आवश्यकता है, कैसा वो आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसकी आर्थिक कठिनाई है, उसकी रोजगार की कठिनाई है, उसकी पढ़ाई की कठिनाई है, उसकी कौशल की है, उसके स्वास्थ्य की है, उसके कर्जे की है, उसके रोजगार की है, आखिर चीज़ें तो यही है सब। तो इन सब चीज़ों के लिए माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट ये करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। करनाल के घरौंडा में स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में जारी 2 दिवसीय सब्जी एक्सपो का आज विधिवत समापन हो गया। इस दौरान कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि विजेता किसानों को पुरस्कार प्रदान किए। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसे मेले लगाने का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों और नए बीजों के प्रति जागरूक करना है। हमारा प्रयास है कि किसान मल्चिंग विधि, नेट हाउस, पॉली हाउस की तरफ आकर्षित हों और वैज्ञानिक तरीके से सब्जियों की खेती कर अधिक मुनाफा कमाएं। वहीं कृषि मंत्री ने प्रदेश के बजट की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 4 साल में कृषि का बजट काफी बड़ा है। गौ सेवा का बजट भी कल 10 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए सिस्टम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम गन्नौर में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी का टेंडर 2 से 3 दिन में अलॉट करने जा रहे हैं। इस मंडी से हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर भारतीय किसानों की दशा बदलेगी। इससे विदेशों का व्यापारी भी यहां आएगा। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के सर्टिफिकेशन के लिए हम ऐसा तरीका निकाल रहे हैं जिससे खेत को एक QR कोड देकर उसका सर्टिफिकेशन किया जा सके। 4 गुना बढ़ चुका है। चाय का बजट बहुत गुना बढ़ा है। मछली पालन का बजट 40 गुना बढ़ चुका है। कल गौ सेवा का बजट भी 10 गुना बढ़ा है। जो हमारा विभाग है उसके लिए बहुत अच्छा बजट है, केंद्र का भी और प्रदेश का भी। और यहाँ जो मंडी बनने जा रही है गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसका 2-3 दिन में ही हम टेंडर अलॉट करने जा रहे हैं। 10-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से मंडी बनेगी। मैं समझता हूँ इस मंडी से हरियाणा ही नहीं उत्तर भारत के किसान की किस्मत बोल जाए। यहाँ से सीधा पैकिंग ट्रेडिंग करके जो बाहर का व्यापारी, विदेशों का व्यापारी भी आएगा, विदेश में भी यहाँ से सब्जी जाएंगी, तो किसान को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब्जी मेले में आए किसानों ने बताया कि उन्हें मेले में सब्जी की उन्नत किस्मों और नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिली है और अब हम गेहूं और धान की बजाय बागवानी खेती को बढ़ावा देंगे। और हमारा FPO है वो आलू की खेती करता है और अलग अलग तरह के आलू उगाता है। साथ में हमारे यहाँ मटर भी काफ़ी होता है और नई नई वैरायटी हल्दी की भी उगाते हैं। और हमारे यहाँ नेट हाउस लगे हैं जिसमें शिमला मिर्च, कलर्ड और खीरे की खेती होती है। साथ में ड्रिप पे भी हमारे यहाँ काम होता है। किसानों को मैं कहूँगा जी सब्जी लगानी चाहिए जी किसानों को जी। हमारी गवर्नमेंट जी सब्सिडी भी दे रही है, अच्छी सब्सिडी दे रही है जी सब्जी पे जी। जिनके नौकरी करनी है वो नौकरी करेगा, लेकिन जिसके पास घर की जमीन है मैं तो कहूँगा कि वो नौकरी से अच्छी इनकम निकाल सकता है अपनी खेती से जी। बिल्कुल सर, ये पोटैटो के नए बीज हैं सर सारे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पलवल के दुधौला गांव में स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और साथ ही विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन व न्यूज़लेटर का विमोचन भी किया। राज्यपाल ने कहा कि बेरोजगारी का एकमात्र समाधान कौशल विकास है और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इस काम को मिशन के रूप में कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना से साकार हुआ ये विश्वविद्यालय न केवल लाखों लोगों को कुशल बनाएगा बल्कि पूरी दुनिया में इसकी एक अलग पहचान बनेगी। राज्यपाल ने कौशल विश्वविद्यालय को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को साकार करने का रूप बताया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल, नवीन कौशल और अतिरिक्त कौशल की अवधारणा पर काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके क्रियान्वयन में लगे हुए हैं। ये विश्वविद्यालय ऑन द जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। उन्होंने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए रिकॉग्निशन, ओपन लर्निंग और इनोवेटिव स्किल स्कूल के नवाचार के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ITI से IIT तक का सफर पढ़ने और सीखने में तय करना है। खोड़े आध्यात्मिक सिद्धांतों से जीवन नहीं चल सकता। हम कर्म के हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने शिक्षा द्वारा मनुष्यों को उत्पादन एवं उद्योग कार्य तथा अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षित करने और इसके लिए रोजगारोन्मुख
संस्थानों को स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल भारत कुशल भारत का नारा दिया। उन्होंने कौशल, नवीन कौशल और अतिरिक्त कौशल की अवधारणा भी दी है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल भारत कुशल भारत अभियान को क्रियान्वित करने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बेंगलुरु में आज से 2 दिवसीय G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बैठक शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में होने वाली चर्चा वैश्विक चुनौतियों के समाधान तलाशने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ इस बैठक का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी एजेंडा बनाकर ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप दुनिया का भरोसा जीत सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में वैश्विक वित्त और अर्थव्यवस्था के नेतृत्व को वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जब दुनिया गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. The theme of our G20 presidency also promotes this inclusive vision. One earth, one family, one future. केंद्र सरकार ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब अग्निवीर में भर्ती होने के लिए फिजिकल और मेडिकल परीक्षण से पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। फिजिकल और फिर मेडिकल में फिट होने के बाद ही उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। अभी तक फिजिकल और मेडिकल परीक्षण के बाद एग्जाम के लिए उपस्थित होना अंतिम चरण में था, लेकिन अब ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पहला कदम होगा। उम्मीदवार 2023 की भर्ती के लिए 15 मार्च तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। सेना में आ रहे युवाओं की परेशानियों को देखते हुए नए बदलाव किए गए हैं। इससे अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत स्क्रीनिंग को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी। सेना को जरूरत है वो टेक्निकली क्वालिफाइड और शारीर से भी व्यस्त लोगों की है, तो हमने एक हेल्दी मिक्स को यूज करने के लिए इस बदलाव को हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। हम देखते थे जो कैंडिडेट्स आते थे वो पूरी पूरी रात वेट करते थे फिजिकल रैलीज के लिए। अभी इस नए जो एग्जाम पैटर्न से जो अपने एग्जाम्स देने के बाद जो सिर्फ कैंडिडेट्स पास होंगे वही रैलीज के लिए आएंगे, तो रैलीज पे जो इतनी भीड़ होती थी वो कम हो जाएगी। ये प्रोसेस और आसान, सिंपल और फ्लेक्सिबल हो जाएगा और जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। 10वीं पास के बाद जिन्होंने ITI कोर्स किया है हमने उनको भी टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल स्कीम में शामिल किया है। हम उनको बोनस मार्क्स भी देंगे। जो NCC के कैडेट्स हैं उनको भी बोनस मार्क्स मिलेंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या इवन नेशनल में रिप्रेजेंट किया है उनको भी हम देंगे, और डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको भी बोनस मार्क्स की सुविधा इसमें प्रदान की गई। पंचकुला स्थित ITBP भानु में 28 फरवरी से शुरू हो रही 23वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता के संदर्भ में आज महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दूहन ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 4 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र बलों की करीब 23 टीमें भाग लेंगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। ब्रास बैंड की टीमें क्योंकि स्टेट पुलिस फोर्सेस ने अभी तक बनाई नहीं है तो इसलिए उसमें पार्टिसिपेशन नील है। इसी तरह से ब्यूगलर का जो पार्टिसिपेशन है नील है, लेकिन जो पाइप बैंड है उसका पार्टिसिपेशन जो है वो 5 टीमों का है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा। पहल ली है ITBP ने, BSF, ये 2 CAPF की टीमें हैं, और दिल्ली, झारखंड और लद्दाख
लद्दाख से सिर्फ एक ही टीम पार्टिसिपेट कर रही है, वो महिला की टीम पार्टिसिपेट कर रही है। तो टोटल 5 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। जो महिला टीम की जो स्ट्रेंथ है वो एडम स्टाफ मिला के 103 और 13 महिलाएं वो मेल काउंटर पार्ट के साथ मिक्स बैंड में भी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल अपने निवास पर प्रसिद्ध लेखिका शारदा मित्तल की काव्य कृतियां अनुबंध अभिव्यक्ति के और बॉन्साई नहीं बरगद हूं मैं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इन काव्य रचनाओं के लिए लेखिका को बधाई देते हुए कहा कि अपनी कलम के माध्यम से वे अपने भावों को इसी प्रकार कलमबद्ध करती रहें। लेखक का कार्य केवल भावना की अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज को संदेश देना भी होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती में अनेक प्रसिद्ध कवियों ने जन्म लिया और अपनी कलम से समाज को रास्ता दिखाने का कार्य किया। लेखिका शारदा मित्तल ने पुस्तक विमोचन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि लेखिका शारदा मित्तल की पुस्तक दोहा संस्करण के साथ साथ 3 एकल और 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें हाल ही में मॉरिशस में हुए 9वें विश्व हिंदी अधिवेशन में भाषा सहोदरी रत्न सम्मान भी मिला है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।